नमस्कार सभी को। आज हमारा टेस्ट सीरीज 14 नंबर का है। 14 नंबर जिसका टाइटल है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, संघ की कार्यपालिका, यानी संघ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इससे संबंधित हमारा टेस्ट है। तो ये टेस्ट आपने दिया, आज इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, जो आपको फायदा मिलेगा जिससे, और आपने खुद ने पढ़ा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाएगी। वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाएगी। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में दिया? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात, तो किस मामले में ऐसा कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की जाए? किसको नियुक्त किया जाएगा? ऐसा कहा एससी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन। देखो, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में 4 मामले हुए थे। तो ये सेकंड जज केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकंड जज केस कहा जाता है, जो 1993 में हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा और मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेगा। और यहीं से किसकी शुरुआत होती है? कोलिजियम प्रणाली की। यहीं से किसकी शुरुआत होती है? कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत होती है। दूसरा है, न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित मामले कौन से हैं? न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित मामले, एसपी गुप्ता बनाम, देखो न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित मामले, सबसे पहला मामला एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, जिसे फर्स्ट जज केस कहा जाता है, 1982 का है। एससी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड इसे सेकंड जज केस कहा जाता है, और इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इसे थर्ड जज केस कहा जाता है। और ये तीनों मामले न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित है। ये केस आनंद मामला नहीं है, तो इसका जवाब 1, 2 और 3 ये आ गया इसका उत्तर। तो न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित मामले कौन से हैं? 1, 2 और 3। तो ये न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित मामले हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहला मामला फर्स्ट जज केस एसपी गुप्ता वाला आता है, सेकंड एससी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड आता है। लोकसभा आम चुनावों के कौन से चरण में सर्वाधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव आयोजित करवाने की घोषणा की? ये पुराना क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। वैसे तीसरे चरण में सर्वाधिक था, ये थोड़ा लेटेस्ट ना होके पुराना है। ये वाला 4 नंबर का, यानी 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो चुनाव के साथ किन किन राज्यों में चुनाव करवाए गए थे? तो इसमें 1, 2, 3 है। ये भी पुराना क्वेश्चन है, तो ये भी बात हम निकाल देते हैं। अगले की व्याख्या करते हैं। निम्नलिखित किन्हें भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा क्षमा प्रदान करने के अधिकार के प्रयोग में न्यायिक समीक्षा के लिए आधार के रूप में पहचान की गई? बात सिंपल सी है, क्षमादान की शक्ति हमारे संविधान में राष्ट्रपति को भी है, और क्षमादान की शक्ति हमारे संविधान में राज्यपाल को भी है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत है? 72 के तहत दी गई है, और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो इस क्षमादान की शक्ति के अधिकार के प्रयोग में न्यायिक समीक्षा के आधार के रूप में क्या क्या पहचान की गई? और इसमें कि आदेश को मस्तिष्क का प्रयोग किया, पारित किया गया, इसकी समीक्षा की जा सकती है। आदेश दुर्भावनापूर्ण हो, इसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आदेश को बाह्य पूर्णतः संगता अनुचित आधारित किया गया, इस पर भी आधारित हो सकती है। तो इसका चारों ऑप्शन आ जाएगा, यानी इन चारों आधारों पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है क्षमादान की शक्ति की। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, दोनों की समीक्षा की जा सकती है इन चारों आधारों पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में विधायिका के विशेषाधिकार, विधायिका मतलब व्यवस्थापिका,
तो व्यवस्था पे कौन कौन से विशेषाधिकार है आपको पता होगा। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, संसद के विशेषाधिकार है उनका उल्लेख अनुच्छेद 105 में। संसद के विशेषाधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 105 में है। और राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार है उनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 194 में। तो संसद के विशेषाधिकार 105 में है और राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 194 में है। तो ये विशेषाधिकारों के संबंध में क्या सही है? वाद विवाद तथा सभा की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार तथा अन्य को इनके प्रकाशन से रोकने का अधिकार, सही बात है, ये विशेषाधिकार है। सदन से अजनबियों को अपवर्जित करने का विशेषाधिकार, आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार, विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के लिए सांसद और बाहरी व्यक्तियों को सजा देने का। तो ये चारों विशेषाधिकारों की श्रेणी में आते हैं। तो ये क्या हो गया? डी आ गया। और याद रखना हमारे संविधान में संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिए गए? ब्रिटेन से संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं। सात नंबर का, नीचे दिए गए कथन संशोधन के किसी प्रस्ताव को प्रारंभ करने का मात्र तरीका संघीय संसद के किसी एक सदन में विधेयक को प्रस्तुत करना, सही बात है। यदि किसी विधेयक को पारित करने के बारे में संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से इस गतिरोध का समाधान निकाला जा सकता है। देखो पहला कथन, संशोधन के किसी प्रस्ताव को प्रारंभ करने का एकमात्र तरीका संशोधन के किसी एक सदन विधेयक प्रस्तुत करना, सही बात है। यदि किसी विधेयक को पारित करने के बारे में संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से गतिरोध का समाधान की निकाला जा सकता है। साधारण विधेयक पे ये किया जा, दोनों बातें सही हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्योंकि ये अगर संविधान संशोधन विधेयक होता तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है साधारण विधेयक पर। भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। ये किसने कहा? कथन हमारे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कथन है और ये कथन कहने वाले कौन है? उपेंद्र बख्शी हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का, किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए? ये बहुत अच्छा ये है क्वेश्चन और इसका जवाब आएगा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य। देखो आपको पता होगा अनुच्छेद 21 के तहत व्याख्या भी की गई थी कि सार्वजनिक स्थलों पर महिला कर्मियों के साथ यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा और ऐसा निर्णय विशाखा मामले में दिया। और इसके बाद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइन भी जारी की गई। तो इसका उत्तर क्या हो गया? डी आ गया इसका जवाब। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन सत्य नहीं है। हमारा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में भाग 20 में बताई गई है, तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये अपने को बताना है। गलत कथन की पहचान करनी है 10 नंबर क्वेश्चन में। पहला, संसद एक विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है, सही बात है। राज्य विधानसभाएं संविधान में संशोधन प्रस्ताव कर सकती है, गलत बात है। संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद निचले सदन में, ये भी गलत बात है, केवल नहीं। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोध होने पर, यह भी नहीं है संयुक्त बैठक का प्रावधान। और संसद द्वारा पारित संविधान विधेयक का निषेधाधिकार राष्ट्रपति के पास है, नहीं। तो इसमें गलत क्या हो गया? 2, 3, 4, 5, ये
चारों कथन गलत है, केवल सही कथन कौन सा है, केवल एक है। राष्ट्रपति इस पे वीटो नहीं कर सकता। 24वें संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष भेजे जाने पर राष्ट्रपति अनुमति देगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किसी संकल्प की जिस समिति द्वारा जांच की जाती है उसमें शामिल कौन होते हैं? इसमें सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। देखो, न्यायाधीश हमारे संविधान का अनुच्छेद 124 है। 124 4 में न्यायाधीशों को हटाने की बात बताई गई है और 124(5) में बताया गया है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी। तो इसी के तहत संसद क्या करेगी? संसद ने कानून बनाया, न्यायाधीश जांच आचरण अधिनियम 1968। क्या कानून बनाया? न्यायाधीश जांच आचरण अधिनियम 1968। और इसके द्वारा क्या किया? इसके द्वारा न्यायाधीशों के आचरण की जांच करने के लिए, हटाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, उन पर लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए एक समिति होगी जिसमें 2 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के होंगे, एक विधि विशेषज्ञ होगा। जैसे 3 जने होंगे। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसके समय कौन रहा? ये गलत आ गया। संजीव रेड्डी के समय बीडी जत्ती नहीं थे। अगला, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में किस वाद में कहा कि संशोधन का अधिकार संसद का और यह अधिकार असीमित था? संविधान में संशोधन का अधिकार संसद का है और ऐसा कहा शंकरी प्रसाद मामले में। किस मामले में कहा? शंकरी प्रसाद मामला 1951 का है जिसमें ऐसा संसद ने कहा। और इसी के आधार फिर कहा कि संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, क्योंकि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 368 है, ये 368 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 में जो विधि की परिभाषा है, इस विधि की परिभाषा में शामिल नहीं होता। यानी अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 में उल्लिखित विधि की परिभाषा में शामिल नहीं होता। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार निम्न कौन सा नहीं है? सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में है। ठीक है ना? यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाने की बात कौन से आर्टिकल में है? 108 में है। तो 108 में यह बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जा सकती है। पहला, यानी कौन सा आधार नहीं है? तो ये तो आधार है, यह आधार भी है, यह आधार भी है। तो इसमें कौन सा आधार नहीं है? ये नहीं है। तो इसका कौन सा उत्तर आ गया? सी आ गया। यानी अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसी विधेयक पे, साधारण बिल पे कब बुलाई जा सकती है, जिसमें एक वजह तो यह है कि अगर एक सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, एक वजह यह है कि यदि विधेयक में किए गए संशोधनों पर दोनों सदन सहमत ना हो, और एक वजह यह है कि एक सदन में अधिकतम अवधि समाप्त हो जाए। तो वो क्या हो जाएगा? अगला सवाल, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? गलत कथन कौन सा है? संविधान के प्रावधानों के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही। गलत कथन पूछा है तो ये गलत कथन है। किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता, ये बात तो सही है, नहीं होता। अविश्वास प्रस्ताव उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आधारित है, और यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। यानी इसमें गलत कथन ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 15 में, और आपने गलत क्वेश्चन, पहला कथन गलत है, और कौन सा कथन गलत है? तीसरा कथन।
तो पहला और तीसरे दोनों गलत हैं, 1 और 3 किस में आ गया, ये इसमें आ गया। ठीक है ना, अविश्वास सही, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव का याद रखेगा संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। और इसके साथ एक बात और ये याद रखना कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर अनिवार्य है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का, 50 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। अगला, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल उद्घोषित कर सकते हैं संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए, बताइए। संपूर्ण भारत के, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए, किसके लिए कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जम्मू कश्मीर अब पहले वाला रहा नहीं, समझ रहे हो ना बात, क्योंकि पहले वाला रहा नहीं तो इसमें पहली बात तो संपूर्ण भारत के लिए किसी भाग के लिए, तो इसको जम्मू कश्मीर का अब राज्य का दर्जा खत्म हो गया है, जिसमें ऑप्शन के अनुसार इसको डिलीट कर देते हैं। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही, प्रतिबद्ध, इसे संरक्षक नौकरशाही भी कहते हैं, जैसे कि अमेरिका में पाई जाती है, स्पॉइल सिस्टम भी कहा जाता है। और ये वकालत किसने की थी, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय। अठारह नंबर, राज्यपाल अपने विवेकाधिकारों से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए विधेयक रिजर्व कर सकता। भारत का राष्ट्रपति राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। सच बात है, दोनों सही है। देखो सिंपल सी बात बताऊं, राज्यपाल के स्वविवेक की शक्तियों की बात कौन से अनुच्छेद में, यानी राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति संवैधानिक रूप से मिली है, वो कौन से आर्टिकल के तहत मिली है, 163 के तहत मिलती हैं। और राज्यपाल राज्य विधानमंडल से विधेयक पारित होता है तो उसको राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 में, और 201 में राष्ट्रपति के समक्ष भेज सकता है। तो ये दोनों, ये बात भी सही है। और राष्ट्रपति राज्य विधायिका की जो विधेयक भेजा गया है उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। फिर राज्य विधानमंडल क्या करेगा, 6 महीने में पुनर्विचार करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजेगा। लेकिन वापस राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर राष्ट्रपति उस पर अनुमति देगा, ऐसा उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अगला, लेखानुदान, वोट ऑन क्रेडिट, अनुदानों के लिए पूरक मांग, अनुदानों के लिए अतिरिक्त मांग। देखो हमारे संविधान का अनुच्छेद 115 और 116 संसद में बजट के संबंध में अनुदानों की बात की गई है। तो अनुदानों के संबंध में कौन सा अनुदान कब लाया जाता है वो आपको इसमें सम्मिलित करवाया गया है। तो कौन सा अनुदान कब लाया जाता है, लेखानुदान कब है, जब बजट पारित नहीं होता, नया वित्त वर्ष लग जाता है। तो ये हो गया डी। वोट ऑन क्रेडिट, ये कब लाया जाता है, एक मुश्त धनराशि देने के लिए। अनुदानों के लिए पूरक मांग कब रखी जाती है, ये। और अनुदानों के लिए ये कब रखी जाती है, ये। तो इसमें क्या उत्तर आ गया, डी आ गया। देखो अनुच्छेद 115 में बताया गया है अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 में बताया गया है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। ठीक है ना। तो ये अनुदानों की बात 115 116 में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति घोषणा से संबंधित है। आपातकाल की स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, ये सही है, क्योंकि आपातकाल की स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती कि नहीं हो सकती है,
हो सकती है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, आपातकाल 352 के तहत आपातकाल 3 आधारों पर घोषित हो सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो ये स्थिति किसी भी समय उपस्थित हो सकती है। तो इसमें क्या हो गया? बी आ गया। दोनों सही है, व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों अपने अपने हिसाब से सही है। कौन सा एक भारत की संसद में प्रत्येक अन्य प्रस्ताव की ऊपर अग्रता रखता है? यानी जो प्रस्ताव हमारे सदन में रखे जाते हैं उन प्रस्ताव में कौन सा सबसे प्रमुख है? क्वेश्चन नंबर 21 में दोनों ही सदनों द्वारा संयुक्त संकल्प, ये सबसे प्रमुख ये रखा जाता है, दोनों ही सदनों के द्वारा संयुक्त संकल्प। एक दिन क्लास में संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव मैं आपको बताऊंगा सारे। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, एक बार अध्यक्ष तो हमेशा ही अध्यक्ष के सिद्धांत के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? एक बार का अध्यक्ष हमेशा के लिए अध्यक्ष, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका अनुसरण यूएसए में किया गया। नहीं नहीं, अमेरिका में इसका नहीं होता, ब्रिटेन में होता है। समझ गए ना? बाकी तीनों कथन इसके संबंध में सही है। इसका पहला कथन गलत हो गया क्योंकि ये अमेरिका में इसको फॉलो नहीं किया जाता, इसको फॉलो किया जाता है ब्रिटेन में। जब संसद का सत्र चल रहा था, बस्तर के एक पुलिस थाने में नक्सलवादियों का आक्रमण हुआ, जिसमें पुलिस के साथ साथ कुछ नागरिक भी मारे गए। लोकसभा में इस वाद पद को उठाने के लिए कौन सा प्रस्ताव के तहत, किसके तहत इस मुद्दे को सदन में उठाया गया? किसके तहत सदन में उठाया जा सकता है? अविलंब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा सार्वजनिक महत्व के संबंधित किसी मामले को सदन में चर्चा के लिए उठाया जाता है, ध्यान आकर्षित करने के लिए, सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उस घटना पर। भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में राज्य का अनन्य नहीं अपितु अनिवार्य हस्तक्षेप का तर्क किनकी युग्म आधारिकों पर आधारित है? बाजार की विफलता और लोक अभिकरणों का सीमांत समूह को विकास प्रक्रिया में समाविष्ट करने का तुलनात्मक सुलभ। इसके लिए निर्धनता में राज्यों का, इस उन्मूलन कार्यक्रम में राज्यों का अनन्य नहीं अपितु अनिवार्य हस्तक्षेप होता है। क्वेश्चन नंबर 25 भारत में सकारात्मक क्रिया नीतियों का सर्वोत्तम औचित्य निम्न में से कौन सा एक है? सकारात्मक क्रिया नीतियों का समान अवसर का सिद्धांत, समूह के हानि का सिद्धांत, आमूल पुनर्प्रजनन का सिद्धांत, अविभेद का सिद्धांत। कौन से इसका उत्तर सही आएगा? समान अवसर का सिद्धांत है। देखो, सकारात्मक कार्यवाही यानी सबको बराबर का मौका दिया गया है। अगर उसके बाद में कोई व्यक्ति पिछड़ जाता है तो उसके विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात कही गई है। यह मान्य है कि नागरिकता सामान्यतः विविध समूह को एक साझी पहचान के माध्यम से एकीकृत करती है। निम्नलिखित में कौन सी एक नागरिकता के सिद्धांत के विकल्प होगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बताइए इसका जवाब क्या होगा? यानी सभी के लिए एक समान नागरिक सिविल संहिता। बात अनुच्छेद 44 है ना हमारे संविधान का। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए सिविल कोड की बात करता है कि नहीं करता? एक समान नागरिक सिविल संहिता की बात करता है। समझ गए ना? एक समान नागरिक सिविल संहिता की बात करता है अनुच्छेद 44। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? देखो, संसदीय कार्यवाही होती है, प्रश्नकाल से प्रारंभ होती है। शून्यकाल पहला घंटा, प्रश्नकाल और कार्यसूची अगली मध्य के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते। कहने का मतलब, पहला संसदीय कार्यवाही का पहला सत्र होता है प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल में पूर्व सूचना के प्रश्न उठाए जाते हैं। उसके बाद में आता है शून्यकाल, और शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना के प्रश्न उठाए जाते हैं। और शून्यकाल भारतीय मीडिया की देन है, भारत की देन है।
28। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन से सही है? भारत के संविधान के 42वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी। दूसरा, मनोरमितवाद ने यह व्यवस्था दी कि संविधान के भाग 3 और भाग 4 के बीच संतुलन होना चाहिए। संविधान के पुनरीक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग ने यह संस्था दी कि निर्देशक तत्वों का न्याय योग्य बनाया जाना चाहिए। बताइए कौन सा उत्तर सही आएगा? यह गलत है, क्योंकि 42वें संशोधन को क्या किया? अनुच्छेद 31 ग में नया खंड जोड़ा और इसमें संपूर्ण भाग 4 को किस पे प्रमुख बना दिया? संपूर्ण भाग 3 पे प्रमुख बनाया। यानी संपूर्ण भाग 4 को भाग 3 पर प्रमुख बनाया। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई विशिष्ट विधेयक का धन विधेयक है या नहीं है। गलत पूछा इसमें। वेरी गुड। 29 में बी गलत, क्योंकि देखो सही बात है, जब अध्यक्ष को लोकसभा में हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति क्यों करेगा? उपाध्यक्ष करेगा ना, तो उपराष्ट्रपति नहीं करेगा। तो ये कथन गलत हो गया, बी कथन गलत हो गया अध्यक्ष के संबंध में। ये बात सही अनुच्छेद 110 में है, कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, ये कौन प्रमाणित करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। आभासी विधायन, छद्म विधायन भी कह सकते हैं इसको। आभासी विधायन को या छद्म विधायन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। और छद्म विधायन का सिद्धांत से क्या आशय है? ऐसा विधान जो खुले और प्रत्यक्ष तौर पर विधानमंडल के कार्य क्षेत्र के बाहर हो, विधानमंडल द्वारा पारित संविधि जिसका अभिप्रेत उसकी शक्तियों की सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करना हो, परंतु सार और यथार्थता में वह उन शक्तियों को अधिकृत कर चुका हो। इसका बी आ जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत। तो कहने का मतलब यानी छद्म विधायन का सिद्धांत क्या होता है कि कोई संसद अपने अधिकार क्षेत्र में रह के कार्य करती है, लेकिन उसका स्पष्ट रूप से उसको शक्ति नहीं मिलती, नहीं तो प्रत्यक्ष तौर पे और नहीं स्पष्ट है, लेकिन उस पर वो कानून बना सकती है। तो ये क्या हो जाता है? छद्म विधायन का सिद्धांत हो जाता है। 31 नंबर का, न्यायिक सक्रियतावाद के प्रतिदर्शन के रूप में न्यायिक अवरोध का निहितार्थ क्या है? न्यायिक सक्रियता जो कि अमेरिका में विकसित हुई, हमारे देश में आई, तो इसके न्यायिक अवरोध, इसके विपरीत वाली बात से मतलब क्या है? न्यायाधीशों की भूमिका का मात्र यह है कहने की यह विधि क्या है, न कि व्याख्या की प्रक्रिया में विधि बनाने की। तो इसमें भी आ जाएगा। न्यायिक अवरोध का निहितार्थ क्या होगा? न्यायिक अवरोध का निहितार्थ यह होता। देखो, न्यायिक सक्रियता का सिंपल सा मतलब क्या है कि कार्यपालिका की निष्क्रियता और न्यायपालिका की सक्रियता। कोई भी मुद्दा, सार्वजनिक मुद्दा जिसपे कार्यपालिका काम करने में सफल नहीं हो रही, तो न्यायपालिका उन कार्यों करवाने के लिए सक्रिय होती है। और न्यायपालिका की सक्रियता का साधन है PIL, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से न्यायपालिका को सक्रिय किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण का कारक नहीं है? न्यायिक सक्रियतावाद, 73वें 74वें संविधान संशोधन के अधीन स्थानीय शासन की संस्थाओं का सशक्तिकरण, सूचना का अधिकार अधिनियम का कौन सा लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण का कारक नहीं है? लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का कारक कौन सा नहीं है? न्यायिक सक्रियता। बाकी लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। समझ गए ना?
इसमें न्यायिक सक्रियतावाद तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। सॉरी, इसमें ये आ जाएगा डी आ जाएगा, क्योंकि न्यायिक सक्रियता तो मानव के अधिकारों के लिए, जनता के अधिकारों के लिए होता है, तो डी आ जाएगा इसमें। भारत के राष्ट्रपति के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रवेलमन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लागूकरण की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? गलत। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है और क्षमादान की शक्ति में कौन सा सही नहीं है? गलत ढूंढना है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? पहला, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय दिया गया राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। सही बात है, राष्ट्रपति सेना न्यायालय के मामले को कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग उन सभी मामलों में कर सकता है जिनका दंड, ये बात भी सही है। राष्ट्रपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग उन सभी मामलों में कर जिनमें दंडादेश, ये है। डी गलत हो गया। यानी 72 आर्टिकल 72 में जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की बात कही गई है, तो क्षमादान की शक्ति ये तीनों आती है 72 में, ये नहीं है। डी वाला इसमें नहीं आता। भारत की संसद में पुनर्स्थापित और पारित विधेयकों के विषय में विधायी प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी संसद में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, विधेयक पारित होता है, उसके संबंध में सही क्या है, ये देखना है इसमें। संसद में लंबित विधेयक संसदों के 17 अवसान, सही बात है। अगर संसद में कोई विधेयक पड़ा है और संसद का 17 अवसान हो जाता है, विधेयक समाप्त नहीं होगा, ये बात सही है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया, लोकसभा के विघटन, ये बात भी सही है। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, जो लोकसभा पारित कर दिया गया, और राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा के विघटन विपरीत हो जाएगा, ये बात भी सही है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही हो गए। तो संसद में कोई विधेयक है, विधेयक के संबंध में ये तीनों बातें सही है। व्यपगत होना मतलब सामान्य भाषा में कह सकते हैं समाप्त वाली बात। हमारा ये चल रहा है 35 नंबर का, कथनों में कौन सा कथन सही है? या इसमें संसद की किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यानी 35 नंबर में संसद में कथनों पर सही बात है। ये संसद का कोई सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी मामले का न्यायालय के रूप में प्रत्यक्ष विचारण कर सकता है। संसद में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही किसी बात के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। सही बात है। तो इसमें संसद के विशेषाधिकारी एक तरह की आ गई बात, तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही होगा? 35 नंबर का ये गलत हो गया, ये और ये सही हो गया, तो 1 और 3 आ गया। इसका सही उत्तर कौन सा आ गया? 1 और 3। 36 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री परिषद उत्तरदायित्व के सिद्धांत के 2 पक्ष है। मंत्री अपने प्राधिकार के क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्ता रखता है। इसके अनिवार्य परिणाम के रूप में उसे अपने सेवकों के कार्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व लेना चाहिए। यह किस एक ने कहा? कौन सी समिति ने यह सिफारिश दी मंत्रियों के उत्तरदायित्व को लेकर? और यह समिति थी छागला समिति। कौन सी समिति थी? छागला समिति ने ये दी। के संथानम भ्रष्टाचार के संबंध में थी, जिसने सीवीसी की, जिसकी सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद 263 के सदस्य हैं? अंतर्राज्यीय परिषद 263 के तहत 1990 में स्थापित हुई थी। तो अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, सही बात है। 6 संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, सही बात है। इसमें सी आ गया। तो अंतर्राज्यीय परिषद होती है जो राज्यों के
आपसी सहयोग के लिए स्थापित की जाती है। 38 नंबर, उनका अस्तित्व भारत के संविधान के कारण है। कौन से क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय रीजनल जोनल काउंसिल जिन्हें कह सकते हैं, उनके बारे में कौन सा कथन सही है? उनका अस्तित्व भारत के संविधान के कारण है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, वे भारत सरकार और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों के बीच संबंधों का समन्वित करती हैं। उनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अधीन हुई। ये तो गलत है, क्योंकि संविधान के द्वारा नहीं है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, क्योंकि जोनल जो काउंसिल हैं वो संविधान में इनका अस्तित्व नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद का संविधान में बताया गया 263 में। विचार कीजिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण का आरोप किसी सदन द्वारा तब तक नहीं लगाया जाएगा। यानी बात सिंपल सी है कि राष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले किस आधार पर हटाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। अब वो हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? महाभियोग प्रक्रिया। तो महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में पूछा गया है, ये गलत हो गया। 7 दिनों की लिखित सूचना के पश्चात नहीं, प्रारंभ करने के, महाभियोग चलाने के लिए, तो चलाने के लिए पूछा है। तो चलाने के संदर्भ में क्या आ जाएगा? पारित करने के संदर्भ में तो ये हो गया, और चलाने के संदर्भ में डी आ जाएगा, क्योंकि प्रारंभ करने के लिए सदन की कुल संख्या का 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव पे हस्ताक्षर जरूरी है। लेकिन 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी, नहीं कि 7 दिन की। और पारित करने के लिए यह है, लेकिन प्रारंभ करने के संदर्भ में ये दोनों कथन गलत हैं, तो इसमें डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के 1919 के विगत वर्ष में खोजा जा सकता है मूल को, जब भारत सरकार अनुसंधान काउंसिल ऑफ स्टेट। सही बात है, पहला कथन एकदम सही है। सेकंड कथन, राज्यसभा को यह घोषित करने की विशेष शक्तियां हैं कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि समीचीन संदर्भ। दोनों बात सही है, वेरी गुड। ये बात तो कौन से अनुच्छेद में हो गई? 249 में होगी, कि 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और पहला भी सही है, क्योंकि ये राज्य परिषद, राज्य परिषद ही राज्यसभा बनी थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यसभा के 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक निकायों के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करने और पद से हटाने की परम शक्ति है। ये गलत बात है, ये सही बात है, केवल ये आ जाएगा, क्योंकि हटाने की परम शक्ति नहीं है। कोई किस तरीके से हटाया जाता है, अलग अलग। निम्न एक प्रधानमंत्री कर्तव्य के संदर्भ में नहीं है, पीएम का कर्तव्य। प्रधानमंत्री कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में? 78 में। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री कर्तव्य बताए गए, और कर्तव्य के संदर्भ में क्या है? मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे, किसी विशेष विधेयक के धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने के निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करे, संघ के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान राष्ट्रपति मांगे देगा किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया। तो इसमें पूछा गया कौन सा संबंध नहीं है? देखो, इसमें मंत्री परिषद के सभी, ये नहीं करेगा। समझ गए ना बात? सभी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें विधायी और प्रशासनिक विषयों की सूचना ही देगा। तो आपको इसमें 78 के तहत
कर्तव्य नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और किसी विषय को जिस पर, तो एक और दो नहीं है, तो यहां पे ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक और दो। तो इसमें एक और दो ऑप्शन में नहीं है, तो आप अपनी तरफ से लिख लेना कि अनुच्छेद 78 के तहत ये दोनों नहीं है, ठीक है ना, ये भी है और ये भी है, तो इसमें एक दो हो जाएगा, एक दो ऑप्शन में नहीं है, तो एक दो ऑप्शन आप अपनी तरफ से लगा लेना, कर ले होंगे ना आप अपनी तरफ से। ओके जी, 42 के बाद में 43, और आप भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री उसे लिखित रूप में ऐसी घोषणा करने के लिए सिफारिश नहीं कर सकते। यदि लोकसभा किसी भी समय संकल्प पारित करके वह उद्घोषणा या उसे प्रवर्त रखने का अनुमोदन करती है तो भारत का राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा को वापस लेगा। 43 का सही उत्तर क्या है? देखो आपको थोड़ा सा बताऊं, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को आपातकाल की शक्ति देते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति घोषणा राष्ट्रपति स्वयं से नहीं करते, वो मंत्रिमंडल के परामर्श से करते हैं। तो प्रधानमंत्री और लिखित रूप में देंगे ये, ठीक है ना, ये सही हो गया। लोकसभा तो आपातकाल को समाप्त करने का एक तो तरीका है राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा, अगर राष्ट्रपति उद्घोषणा नहीं करते हैं तो लोकसभा संकल्प पारित कर सकती है। तो इसमें दोनों सही हो गए, एक और दो। तो लोकसभा के द्वारा भी संकल्प पारित किया जा सकता आपातकाल को समाप्त करने का। निम्न कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है? और यह शक्ति किसको दी गई है? महान्यायवादी को। देखो आपको बताऊं मैं, ये बात है अनुच्छेद 88 में। किसमें है? 88 में। मंत्री व महान्यायवादी के विशेषाधिकार एक तरह के हैं कि संसद का सदस्य नहीं है फिर भी वह क्या कर सकता है? सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। मतदान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह है संसद का सदस्य नहीं है। भारत के संविधान में निम्न में किस एक से संबंध उपबंध सुस्पष्ट नहीं है? किसके बारे में क्लियरली कोई प्रावधान नहीं किया गया? देखो आकस्मिक निधि का अनुच्छेद बताया गया, अखिल भारतीय सेवाओं का बताया, अंतर्राज्यीय परिषद का बताया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का नहीं बताएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में संविधान में कोई उपबंध नहीं किए गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं, भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन करने के लिए संसद सशक्त है। भारत के किसी वर्तमान राज्य सीमा में परिवर्तन करने से संबंध कोई भी विधेयक केवल राज्यसभा में। इसमें एक सही है, ये गलत है। केवल राज्यसभा में नहीं, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो इसके संबंध में राज्यसभा कोई ऐसी बात नहीं है। अनुच्छेद 3 है, 3 के तहत परिवर्तन कर सकता है। 47 अनुच्छेद 47 भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए तथ्य विधि के किसी प्रश्न पर सलाहकारी राय देने का अधिकार प्राप्त है, सही बात है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद के मताधीन है, गलत बात है। भारत के अंदर राज्य सभी न्यायालयों पर इसकी अधिकारिता बाध्यकारी है, सही बात है। तो 1 और 3 हो गया। तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी पे बाध्यकारी होंगे। तो 1 और 3 इसमें क्या उत्तर आ गया? सी उत्तर आ गया। 48 में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट हो सकता है।
भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट हो सकते जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये बात सही है, ये बात गलत है। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है, सही बात है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? 48 नंबर में 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत है, केवल दिल्ली में नहीं होगा। और ये सर्वोच्च न्यायालय के स्थान की बात बताई गई है, आपको याद रखना, अनुच्छेद 130 में। कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? 130 में बताई गई है। ये 49 में बताया गया है कौन सा वह प्रमुख सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली कार्य करती है। संसदीय प्रणाली मुख्य रूप से किस पे कार्य करती है? शक्ति पृथक नहीं, ये नहीं, ये करती है कार्यपालिका का विधायक के प्रति उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे, उत्तरदायित्व का सिद्धांत इसमें आता है, ठीक है ना। देखो, उत्तरदायित्व, संसदीय शासन प्रणाली के 2 मुख्य लक्षण, उत्तरदायित्व आता है और एक आता है दोहरी कार्यपालिका। बाकी और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ये पाए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की घोषणा के लिए संघ मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति शासन का नियमित संप्रेषण भेजा जाना आवश्यक होता है। पूरे भारत में से किसी भाग के लिए की जा सकती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के अंदर अनुमोदित नहीं किए जाने पर समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 352 के तहत बताया गया है। कौन सा इसमें सही होगा? पहला, दूसरा, किसी भाग के लिए की सही बात है। दोनों सदनों द्वारा 1 माह के अंतर्गत, सही बात है। के लिए आवश्यक है कि इसके अनुमोदन में संसद दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन की कुल सदस्य के बहुमत द्वारा ही जो उपस्थित मतदान करने वाले और संसद द्वारा 1 बार अनुमोदित होने पर 6 माह के तक लागू हो जाएगी। तो इसके बारे में कौन सा सही है? वेरी गुड। 50 नंबर में क्या हो गया? सारे सही है, ये सारे ऑप्शन सही है। देखो, सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति की लिखित घोषणा जरूरी है। आपको पता है लिखित परामर्श की बाध्यता जोड़ी गई थी 44वें संशोधन के द्वारा कि राष्ट्रपति लिखित परामर्श से ही मंत्रिमंडल के करेगा, ठीक है ना। यहां मंत्रिमंडल सही है, ये किसी विभाग में कर सकता है। चारों बातें इसकी सही है 352 के संदर्भ में। 51, सूची 1, स्रोत और कर, यानी संघ कर कौन, स्रोत क्या है, कौन लगाएगा, कैसे है। संघ द्वारा लगाए गए किंतु राज्य द्वारा वसूल किए जाने वाले विनियोजित कर क्या हो जाएगा? स्टाम्प शुल्क है, सही बात है। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले वसूल किए प्रतिधारित कर कौन सा है? निगम कर, सही बात है। केंद्र द्वारा लगाए गए वसूले गए किंतु राज्यों को समानोदेश किए गए कर क्या है? रेल किराए तथा भाड़ों पर कर। जिसमें बी आ जाएगा उत्तर। क्या उत्तर आ जाएगा? बी आ जाएगा। बावन में भारत में न्यायिक सक्रियतावाद के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में कौन से कथन सही है? यह मुख्यतः तब अस्तित्व में आता है जब विधानमंडल और सरकार के अधिशासित संविधान के अंतर्गत अपने कर्तव्य, सही बात है,
क्योंकि अभी बताया ना आपको कि कार्यपालिका सरकार की निष्क्रियता ही न्यायपालिका को सक्रियता करती है, और आजकल अति सक्रियता की बात भी देखने को मिलती है। जस्टिस एच.एस. अहमदी ने इसकी शुरुआत की, ये बात गलत है। न्याय की सक्रियतावाद के अधिकांश निचले अदालतों निर्णय के विरुद्ध अपीलों के माध्यम से अस्तित्व में आए। न्यायिक सक्रियतावाद में न्यायालय विचारण के दौरान एक वाद की प्रक्रिया का मॉनिटरिंग करता है और उसे जांच से देखने की आवश्यकता। सही बात है, इसमें 1 और 4 आ जाएगा। क्या उत्तर आ जाएगा? 1 और 4 सही उत्तर न्यायिक सक्रियता का। पीएन भगवती के समय में ये ज्यादा धारणा आती है न्यायिक सक्रियता की बात। निम्नलिखित कौन सा एक प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन एवं विभिन्न राज्यों के लिए लोकसभा की सीटों के निर्धारण का कार्य करता है? 53 में क्या आएगा? सिंपल सी बात है कि निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करने का कार्य शक्ति किसके पास है? कार्य करता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है ये। अब ये काम करने के लिए फिर संसद कानून बनाकर क्या करती है? परिसीमन आयोग का गठन करती है। तो कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का है, और इसके लिए परिसीमन आयोग गठन किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि भारत के संविधान में भारत के संचित द्वीप पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां सन मतदान के लिए नहीं रखी जाएंगी। सही बात है, चर्चा की जा सकती है। वार्षिक वित्तीय विधेयक भारत के संचित द्वीप से राशियों के आहरण के लिए विधिक प्राधिकार को बंद करता है। वेरी गुड, दोनों बातें से विनियोग विधेयक के माध्यम से किया जाता है। तो अनुच्छेद 54 में दोनों बातें सही होगी। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। देखो अनुच्छेद 112 में संसद में बजट की बात बताई गई है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। और बजट में क्या होता है? एक वर्ष के वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। ठीक है ना? पचपन नंबर का देखिए राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाए गए विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। सही बात है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। सही बात है। ये भी लोकसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा के 17 ये गलत बात है। राज्यसभा में आरंभित विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो, जो राज्यसभा में लंबित हो, व्यपगत नहीं होता। ये बात भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1, 2, 4 डी आ गया। 1, 2, 4 ये गलत है, बाकी सारे सही है। 17 अवसान पे नहीं होता। कौन सी एक समिति लोकसभा द्वारा गठित की जाती परंतु राज्यसभा के सदस्य भी उसमें सम्मिलित होते हैं? यानी ऐसी समिति जो लोकसभा के द्वारा गठित होगी लेकिन राज्यसभा के सदस्य उसमें सम्मिलित होते हैं। और ये बात लोक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। अनुच्छेद 359 किससे संबंधित है? देखो हमारे संविधान का भाग 18 है। भाग 18 आपातकालीन उपबंधों की बात करता है 352 से 360 तक। इसमें 358 और 359 ये दो हैं, ये मूल अधिकारों के स्थगन की बात करते हैं, और आपातकालीन कुछ को छोड़कर मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। तो सी आ गए इसमें, मूल अधिकारों के स्थगन की बात करते हैं। 58 में है निम्न कथनों पर विचार। धन विधेयक से इतर कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदनों के पुनर्विचार के लिए लौट भेजा जाता है दोनों सदनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िए बढ़िया तरीके से, और इसका सही उत्तर क्या होगा? सही पूछा है, उस विधेयक पर अनुमति घोषणा किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा। गलत बात है, वापस भेजे जाने पर उसे बाध्यकारी है। ये गलत हो गया। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों भू सीमाओं में नाम परिवर्तन।
पेश किया जाता है और किसी विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती। ये दोनों ही गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 3 में, ये दूसरी वाली बात कौन से अनुच्छेद में है? 3 में है। और अनुच्छेद 3 से संबंधित कोई भी विधेयक लाया जाएगा, राज्यों के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। तो इसका उत्तर क्या आ गया? डी आ गया। तो दोनों कथन गलत हैं। सूची 1 को सूची 2 से अधिकारिता और वाद के प्रकार, 59 नंबर में क्या इसका सही जवाब आएगा? अपीलीय अधिकारिता, सिविल मामले, आपराधिक मामले, सांविधिक मामले, सही बात है। परामर्श अधिकारिता, ये बात सही हो गई। और विधिक शक्तियां, ये बात सही होगी। तो इसमें क्या आ गया? ए सही आ गया। सूची 1 को संविधान संशोधन अधिनियम है और विषय है। किस संशोधन विधेयक का क्या विषय रहा? 52वां, 57वां, 61वां, 65वां। 60 नंबर के क्वेश्चन में क्या आएगा? 52वां संशोधन किससे संबंधित? दल बदल, बहुत फेमस है। 57वां किससे संबंधित है? लोकसभा में नागालैंड का, ये हो गया। 61वां जानते हो, मतदान की आयु में कमी का। और 65वां किससे है? ये है। तो इसमें क्या आ गया? सी आ गया। तो इस तरीके से हमने पेपर को सोल्व किया है। 60 क्वेश्चन अभी तक सोल्व किए हैं, बाकी के हम बाकी का भी सोल्व करेंगे। इनमें जो आंसर की आपने मिलाई, जो टेस्ट देते समय कुछ डाउट्स हुए, आशा करता हूं डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। बाकी भी हम आपके क्लियर करवाएंगे। धन्यवाद।